आज हम कपिलवस्तु के शाक्य वंश की दुनिया में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं उन स्रोतों के आधार पर जो हमारे पास हैं। जी बिल्कुल। स्रोत का शीर्षक है कपिलवस्तु का शाक्य वंश और हमारा मकसद है मतलब इस वंश की खास बातें समझना, खास तौर पर शुद्धोधन का परिवार, उनकी हैसियत, वो सब। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा कि उनकी पृष्ठभूमि कैसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। और वैसे एक बात, क्या ये दिलचस्प नहीं कि राजधानी कपिलवस्तु का नाम शायद महान ऋषि कपिल पर पड़ा हो? हाँ, ये एक संभावना मानी जाती है। नामों का महत्व तो था ही उस काल में। तो कहानी आगे बढ़ती है। कपिलवस्तु में एक शाक्य थे जयसेन जी। उनके पुत्र हुए सिंहनु। और यहीं से मतलब वंश परंपरा और नामों का जो महत्व है उस काल में वो साफ दिखता है। सिंहनु एक अहम कड़ी है। हाँ, सिंहनु का विवाह हुआ कंचना से और उनका परिवार वो काफी बड़ा था। 5 बेटे थे, शुद्धोधन, धौतोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन, अमितोदन, और 2 बेटियां भी थी, अमिता और पमिता। और इस परिवार का गोत्र बताया गया है आदित्य। आदित्य गोत्र, इसका क्या मतलब है? आदित्य यानी सूर्य से संबंधित, सूर्यवंशी। तो ये सिर्फ एक गोत्र नहीं, ये उनकी प्रतिष्ठा, उनके सामाजिक स्थान को दिखाता है। इतना बड़ा परिवार जाहिर है प्रभाव का केंद्र रहा होगा। बिल्कुल। तो सिंहनु के इस पूरे परिवार में एक नाम सबसे ज्यादा उभर कर आता है, शुद्धोधन। जी हाँ। उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें हैं, जैसे उनका पहला विवाह महामाया से हुआ। जी, जिनके पिता थे अंजन, देवदह के कोलिये और माँ सुलक्षणा। ये कोली कौन थे? क्या इनका भी कोई खास महत्व था? हाँ, कोली असल में शाक्यों के पड़ोसी थे और एक प्रमुख कुल माना जाता था इन्हें। अक्सर शाक्यों और कोलियों में वैवाहिक संबंध होते थे। तो ये रिश्तेदारी आप कह सकते हैं उस इलाके की सामाजिक, शायद राजनीतिक संरचना का भी हिस्सा थी। अच्छा, यहाँ एक बात और है जो ध्यान खींचती है। स्रोत कहते हैं शुद्धोधन सिर्फ शासक नहीं थे, वो एक बड़े योद्धा भी थे। और ये भी कि उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति तभी मिली जब उन्होंने अपनी वीरता साबित की। हाँ, ये दिलचस्प है। और उन्होंने चुना भी किसे? महामाया की ही बड़ी बहन महाप्रजापति को। क्या ये आम बात थी उस समय? देखिए, वीरता का प्रदर्शन तो अक्सर सामाजिक प्रतिष्ठा और अधिकारों से जुड़ा ही होता था। विवाह भी उसमें शामिल है। और यहाँ तक पहली पत्नी की बहन से विवाह की बात है, इसे सोरोरेट विवाह कहते हैं। अच्छा। हाँ, ये कई समाजों में मान्य रहा है, शायद पारिवारिक गठबंधन को और मजबूत करने के लिए। तो ये शक्ति प्रदर्शन और सामाजिक रिवाज दोनों का मिला जुला रूप हो सकता है। और शक्ति सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि शुद्धोधन बड़े धनी आदमी थे, बहुत अमीर। जी हाँ। उनके खेतों को जोतने के लिए कहते हैं 1000 हल लगते थे। जरा सोचिए, 1000 हल। बिल्कुल। और ये जो 1000 हल का जिक्र है ना, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि वो अमीर थे, ये उस दौर की संगठित कृषि व्यवस्था और उनकी प्रशासनिक क्षमता का भी एक बड़ा संकेत है। मतलब इतनी जमीन, इतने संसाधन, इतने लोग, इनको संभालना कोई छोटी बात नहीं थी। ये किसी गणराज्य या राज्य के प्रमुख के स्तर का वैभव दिखाता है। सही बात है। और साथ में ये भी लिखा है कि वो बड़े अमन चैन की जिंदगी जीते थे। उनके कई महल थे। निश्चित रूप से ये महल, ये अमन चैन भरी जिंदगी, ये सब उनकी स्थापित सत्ता, उनकी स्थिरता को दर्शाते हैं। और ये सब मिलकर वो माहौल बनाते हैं जिसमें, जैसा हम जानते हैं, आगे चलकर एक असाधारण व्यक्तित्व का जन्म हुआ। तो अगर हम संक्षेप में देखें, कपिलवस्तु शायद ऋषि कपिल से जुड़ा नाम, फिर सिंहनु का आदित्य गोत्री परिवार, शुद्धोधन की वीरता, उनके 2 विवाह और उनकी वो अपार संपत्ति, 1000 हल, कई महल, ये सारी जानकारी मिलकर क्या तस्वीर बनाती है? ये सब मिलकर उस शक्तिशाली, समृद्ध और कह सकते हैं स्थापित पृष्ठभूमि को उजागर करते हैं जिससे सिद्धार्थ गौतम आए थे। ये दिखाता है कि उनका जन्म और शुरुआती जीवन किन भौतिक सुख सुविधाओं और किस तरह की वंशानुगत प्रतिष्ठा के बीच बीता।